तो भाई डीसी के अंदर पावर थी वी इंटू आई, एसी के अंदर हमने ये सारा करके निकाला तो क्या आया, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कोस अल्फा। अल्फा क्या है, वी और आई के बीच में फेज, अलग अलग केस में अलग अलग अल्फा आएगा। कैसे आएगा वो देखते हैं। वी आर एम एस आई आर एम एस हम निकाल सकते हैं बी नोट और आई नोट से। ये अल्फा क्या हो गया, ये अल्फा हम निकाल रहे थे काफी टाइम से, वो रोटेस्टर वो तो है क्या ये चीज, देख ये है आर आर एल आर सर्किट का जुगाड़। यहाँ पे रिजल्टेंट वोल्टेज का कुछ यहाँ आएगा और ये बनेगा अल्फा। इसके लिए अगर हम पावर निकालेंगे तो क्या आएगी, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कोस अल्फा। कोस अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। कोस अल्फा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज ही हो गया। कोस अल्फा क्या हो गया, आर बाय जेड। प्योर रेजिस्टेंस है, प्योर रेजिस्टेंस है तो कोस अल्फा बराबर आर बाय जेड, जेड भी आर, तो कोस अल्फा आ गया 1। प्योर कंडक्ट वो है, कैपेसिटिव सर्किट है, प्योर कैपेसिटर है बस, तो कोस अल्फा बराबर आर बाय जेड। ये तो हर केस में होगा, आर तो आर ही है, आर कुछ है ही नहीं ना, क्यों, क्योंकि यानी तू इसको ना ऐसे याद रख, कैपेसिटिव सर्किट के अंदर क्या होता है, पावर लॉस होगा ना, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि कोस 90 डिग्री आ जाता है। 90 डिग्री क्यों, क्योंकि प्योर कैपेसिटिव के अंदर क्या होता है, π/2 वी और आई के बीच में। ये अल्फा क्या था एक्चुअली में, ये मैंने आई माना था इनिशियली, ये वी माना था और ये अल्फा माना था। तो प्योर कैपेसिटिव की बात करूं तो कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, करंट लीड करता है, तो अल्फा क्या हो गया 90 डिग्री। प्योर इंडक्टर के अंदर भी अल्फा क्या हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर के अंदर पावर लॉस कितनी आएगी, 0, क्योंकि कोस अल्फा 0 हो गया। और पावर क्या होती है, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कोस अल्फा। ठीक है भाई, ये अल्फा हमने निकाल भी रखा है ट्रायंगल की मदद से, बस हमें ये नहीं पता था कि इसको पावर फैक्टर बोलते हैं। अब हमें ये भी पता चल गया कि इसको पावर फैक्टर बोलते हैं, पावर निकालने में काम आएगा। तो प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर पावर लॉस 0 होती है, इसलिए इनको रियल सर्किट नहीं बोलते हैं, क्योंकि यार पावर का तो लॉस हो गई। लेकिन जो तेरा आरसी और एलआर सर्किट है उनके अंदर पावर फैक्टर कुछ ना कुछ होता है। क्यों, एलआर सर्किट की अगर मैं बात करूं, इधर करंट आर, इधर एक्सएल, इधर तेरा वी नेट, ये होगा अल्फा, तो कोस अल्फा इस ट्रायंगल से निकाल दे। आरसी सर्किट में ये आर, ये एक्ससी, ये रिजल्टेंट, और वी नेट की भी डायरेक्शन रिजल्टेंट की साइड, ये अल्फा, यहाँ से अल्फा निकाल दे। तो इन केस में अल्फा की जो वैल्यू आएगी उसका कोस कंपोनेंट लो, वी आर एम एस और आई आर एम एस से मल्टीप्लाई करो, पावर निकाल दो। तो इन दोनों केस के अंदर आप पावर भी निकाल सकते हो। प्योर कैपेसिटिव और प्योर रेजिस्टिव के अंदर, सॉरी प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव के अंदर पावर लॉस 0, और प्योर रेजिस्टिव के अंदर R बाय R 1, तो मैक्सिमम पावर लॉस होगी, और वो कितनी होगी, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कोस अल्फा की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 0। ठीक है भाई, तो पावर का भी पता चल गया। अब आखिरी सर्किट जो बचता है वो बचता है एल आर सी सर्किट, जिसके अंदर तीनों है, कोई बड़ी बात नहीं है, एल आर और सी। तो क्या है, ये करंट को यहां मान ले तो ये रेजिस्टेंस तो इसी फेज में, इसके साथ फेज में ही रहेगा। ये करंट है, कैप एल ये कहेगा कि मेरी वोल्टेज लीड करेगी 90 डिग्री से करंट से, तो इधर आएगा तेरा एक्स एल। सी कहेगा कि मेरी वोल्टेज क्या करेगी, लैग करेगी करंट से, मेरे अंदर करंट लीड करता है तो मेरी वी 90 डिग्री पीछे होगी, तो ये हो गया एक्स सी। 3 वेक्टर हो गए, इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इसको आर ही रख,
मान ले एक्सएल बड़ा है, कोई भी बड़ा हो सकता है, पर मान ले एक्सएल बड़ा है, तो रिजल्टेंट ऊपर की साइड आ गया क्या, एक्सएल माइनस एक्सी, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये देगा हमें वी नेट की डायरेक्शन, ये एंगल होगा क्या, अल्फा। तो इस केस के अंदर जेड की वैल्यू क्या होगी, एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। तेरे पास जेड आ गया, इक्वेशन में वी नोट होगी, वी नोट बाई जेड कर देगा तो आई नोट आ जाएगा, और एक बार आई नोट अगर आ गया और आई की इक्वेशन पूछी तो वो क्या होगी, आई नोट साइन, अगर वी की इक्वेशन है वी नोट साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी तो है ही है, ये वी है और करंट ही है, तो करंट वोल्टेज से पीछे है अल्फा, तो इसमें माइनस अल्फा आ जाएगा। और अल्फा अगर तूने निकाल दिया तो तू इस केस में पावर भी निकाल सकता है, कैसे, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कोस अल्फा। वी आर एम एस और आई आर एम एस कैसे निकालेगा, वी नोट बाई रूट टू इंटू आई नोट बाई रूट टू इंटू कोस अल्फा। कोस अल्फा क्या होगा, इस ट्राइंगल के अंदर देख ये आर है, ये क्या होता है इम्पीडेंस जेड, तो कोस अल्फा क्या होता है आर बाई जेड, आर बाई जेड। आर क्वेश्चन में गिवन होगा, जेड कैसे निकालेगा, जेड यहाँ से निकालेगा, तो कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये तेरा क्या हो गया, LRC सर्किट, LCR जिसको बोल देते हैं। तो लीड इसमें कोई भी कर सकता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे माइनस अल्फा क्यों आया, क्योंकि मैंने एक्सएल को बड़ा मानना है एक्सी से, अगर मैं एक्सी को बड़ा मान लूंगा तो एक्सी को अगर मैं बड़ा मान लूंगा, यहाँ पे आर था एक्सएल ऊपर एक्सी नीचे, एक्सी बड़ा है तो एक्सी माइनस एक्सएल इधर बचा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आया, ये जेड होगा ये अल्फा होगा। इस केस के अंदर करंट लीड कर रहा है, ये भी है ये करंट है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बस इतना सा फर्क है। बस यही थे यार, सर्किट भी हो गए तुम्हारे। पावर कैसे निकालते हैं पता चल गई, आई नोट क्या होता है, वी नोट क्या होता है, वी आर एम एस क्या होता है, आई आर एम एस क्या होता है, ठीक है। तो एक चीज देखिए, एक चीज और आती है इसके अंदर, आखिरी टॉपिक बचा है बस ये, कि जेड की वैल्यू मैंने आपसे क्या बताई, एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, ठीक है भाई। और इसका मतलब पावर क्या होगी, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू आर बाय जेड, क्योंकि कोस अल्फा की वैल्यू आर बाय जेड उस ट्राइंगल से। तो यहाँ देख मुझे क्या करना है, मुझे पावर मैक्सिमम चाहिए, तो मुझे जेड को मिनिमम करना पड़ेगा। जेड को मिनिमम करूंगा तो पावर मैक्सिमम हो जाएगी, तो जेड को मिनिमम कैसे कर सकता हूँ, इसको जीरो कर सकता हूँ, ताकि जेड की वैल्यू आर के बराबर आ जाए। तो एक्सएल बराबर हो जाएगी इसके एक्सी के, एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, एक्सी क्या होता है 1 बाय ओमेगा सी, तो यहाँ से ओमेगा क्या आ गया 1 बाय रूट ऑफ एल सी, और फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1 बाय टाइम पी, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी ओमेगा बाय 2 पाई, तो 1 बाय 2 पाई इंटू रूट एल सी, ये होती है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। कोई रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें एलआरसी सर्किट के अंदर, तो दिमाग में आना चाहिए रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे पावर मैक्सिमम, पावर मैक्सिमम कब, जब जेड मिनिमम, जेड मिनिमम कब होगा, जब ये जीरो होगी, ये जीरो कब होगी, जब ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, तो ओमेगा आ गई, ये ओमेगा से ये एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी तेरी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आ गई, ये इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पूछे तो ये तेरे पास फॉर्मूला हो गया रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का। तो अब देख रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का कहाँ यूज कर सकते हैं, बस ये आखिरी चीज सीख लो। मैंने ग्राफ बनाया किस किस के बीच में, जेड और एफ के बीच में, जेड और एफ के बीच में, तो ग्राफ बना ये है एफ नोट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, जहां पे क्या होगा जेड मिनिमम होगा, और जेड मिनिमम किसके बराबर होगा आर के बराबर, वो मैंने बता चुका। एक ग्राफ बनाया मैंने किसके बीच में, आई नोट और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो ग्राफ कुछ ऐसा बना, मतलब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम बहेगा भाई, ठीक है। लेकिन जब करंट की वैल्यू आई आर एम एस पे देखी, इधर भी एक आई आर एम एस है, इधर भी आई आर एम एस है, और जब ये फ्रीक्वेंसी की जो ये रेंज आई ना, इसको बोलते हैं बैंड विड्थ, क्या बोलते हैं इसको, बैंड विड्थ। ये तो आई नोट है, कब होगा आई नोट, जब एफ नोट होगा। तो आई आर एम एस इस साइड जब करंट बढ़ रहा होगा तो आई आर एम एस कितना होगा, जब आई आर एम एस होगा यानी आई नोट बाय रूट टू, तो फ्रीक्वेंसी होगी कुछ, उसको F1 मान ले,
यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी कुछ f2 मान ले, f2 माइनस f1, ये जो गैप आया बीच का इसको बोलते हैं बैंडविड्थ। इसमें एक चीज आती है क्वालिटी फैक्टर, क्योंकि इससे ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ। अगर बैंडविड्थ ज्यादा होगी तो क्वालिटी फैक्टर कम हो जाएगा, क्वालिटी कम हो जाएगी। ये वहां से ली गई है, कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं हम ये सभी चीजें। तो ये रेडियो के अंदर आती है, रेडियो के अंदर यही रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है। तो उसके अंदर क्या ऐसा जुगाड़ करते हैं कि भाई बैंडविड्थ जो है ना कम से कम आए, यानी कि ग्राफ कैसा बनना चाहिए? बिल्कुल स्टीपर, ऐसा ग्राफ सबसे बढ़िया होगा जो एकदम सडन, मतलब ये पीक बोल सकते हैं हम, ये पीक बने, ताकि क्या हो, ये जो बैंडविड्थ है ना ये कम आए। बैंडविड्थ अगर कम आएगी तो क्वालिटी फैक्टर बढ़ेगा। तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू पूछ सकते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ, और यही बराबर होती है किसके? XL बाय R के। XL क्या होता है? XL था इंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस, ठीक है, XL बाय R। तो क्या क्या देख लिया हमने सारे सर्किट देखे। पहले तो एसी का बेसिक देखा, उसके बाद अलग अलग सर्किट देखे, प्योर सर्किट देखा, LR सर्किट देखा, RC सर्किट देखा, LCR देख लिया, और पावर फैक्टर देख लिया, क्वालिटी फैक्टर देख लिया। क्वालिटी फैक्टर कब बढ़िया होगा? जब बैंडविड्थ कम होगी। बैंडविड्थ कब होगी? जब ये काफी ज्यादा स्टीपर बनेगा ग्राफ। बैंडविड्थ कब देखते हैं? I0/√2 I0/√2 पे। तो ये सभी कम्युनिकेशन के अंदर आता है। हमें तो बस फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, और क्वेश्चन आएगा तो सिंपल बस इस पे ये। तो ये है तेरा एसी। तो अल्टरनेटिंग करंट इतना कर, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे लगभग, ठीक है भाई।